आज की डेट में आपको नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में बाय किलिंग ममता बनर्जीज टीएमसी भारतीय जनता पार्टी ने 2029 में अपने लिए एक चुनौती हटा करके दो चुनौतियां और खड़ी कर दी हैं। आज विपक्ष के सर्वाइवल का प्रश्न है। आरजेडी के पास 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब निकल के बीजेपी के साथ चले जाएंगे किसी को नहीं मालूम। दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं यहां तो हम तेलुगु माता देखते, बंग माता देखते, पंजाब माता देखते, से भारत माता कहाँ है? कि हम यूनिटी में विश्वास रखते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्राइसिस आज की डेट में हमको कुछ वैसा ही करना पड़ेगा जो बीजेपी चाह रही है, जो कंसंट्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर। तो ये इट फ्लाइज अगेंस्ट द वेरी आइडियोलॉजी। मीडिया का जिस तरीके से सरेंडर है वो किसी के पास नहीं होगा। तो ये नेचर ऑफ द बीस्ट चेंज हो गया है। और प्लस तो देवा इनकी लीडरशिप एक ऐसे हाथ, एक आदमी के हाथ में है जिसकी इंस्टिंक्ट ग्लैडिटोरियल है। एवरी इलेक्शन इज फॉट लाइक द लास्ट इलेक्शन, अगर हारे तो मरे। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। आप इनके अपने मंच पर सुनते हैं, अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर अपना मत रखते हुए देखते हैं। मतभेद भले ही हों, और आशुतोष जी के बारे में आप सब जानते हैं, अगर उन्हें कोई चीज नहीं पसंद आ रही तो नहीं पसंद आ रही, और बहुत मुखर होकर के बोल देते हैं। लेकिन आज आशुतोष जी से जब सुबह बात हो रही थी, आपने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा फ्री प्रेस जर्नल में कि किस तरीके से समूचे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, और एकजुट इस तरीके से हो जाना चाहिए कि छोटी छोटी कमजोर कड़ियों को एक बड़े अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मसलन कांग्रेस, उनमें आ जाना चाहिए। संभवतः वो विलय की बात कर रहे थे। इस पर मेरे उनसे मतभेद थे, तो हमें लगा कि इस मतभेद को जरा नॉर्मल टीवी डिबेट जैसे होती है वैसे ना करके संपूर्ण शिष्टाचार के साथ इस मतभेद को यहां पर उजागर किया जाए और उसके बारे में बात की जाए। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डबल चेक में। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपना मत बताएं कि आपने आर्गुमेंट क्या रखा था अपने आर्टिकल में। देखिए संकेत, जो मैंने लिखा वो काफी दिनों से मैं इस बारे में सोच रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक के बाद एक विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत ही भारी बहुमत से जीत रही है, प्रत्याशित मतों से जीत रही है। और उसके बाद जिस तरीके से एसआईआर को बुलडोज किया गया है, तो मुझे लगता है कि ये एक असाधारण परिस्थिति है, और असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए आपको असाधारण कदम ही उठाने पड़ेंगे। और अब खासतौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, मतलब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। एक तरीके से अगर आप देखें कि मैं पहली बार इसको देख रहा हूं कि एक नेत्री जिसके बारे में कहा जाता था वो प्रधानमंत्री पद की बड़ा चेहरा हो सकती है इंडिया गठबंधन की तरफ से, 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे लेफ्ट के बड़े नेताओं से टक्कर ली, उनको हराया। और वो चुनाव हारने के बाद उनकी पार्टी 80 में से लगभग 60 से ज्यादा विधायक उनका साथ छोड़ देते हैं। 28 सांसदों में से 20 सांसद उनका साथ छोड़ देते हैं। राज्यसभा के 3 सांसद बैक टू बैक इस्तीफा दे देते हैं। यानी पार्टी आज सिर्फ नाम मात्र को ममता बनर्जी के पास रह गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इससे निपटने के कुछ रास्ते होने चाहिए। और मैं इस नतीजे में पूरी तरीके से हूं कि आज की तारीख में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकती हैं, चुनाव भी नहीं जीत सकती हैं, और उनको अपना अस्तित्व बचाना भी बहुत मुश्किल काम हो पाएगा। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी एक नई लीप लेती हुई दिखाई पड़ रही है, जो दरअसल 2029 की तैयारी कर रही है, 2040 से सीखने के बाद, कि ऐसा कोई मौका मिले ही ना कि अगली बार उनको बहुमत ना मिले, या कहीं हार का कोई खतरा उनके सिर पर टकराए। ऐसे में सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दीजिए, उनको पूरी तरीके से स्क्वीज कर दीजिए, और वो किसी लायक न बने। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और ये सवाल खड़ा होने लगे कि सिस्टम पूरी तरीके से हाईजैक हो गया है, तो फिर क्या करना चाहिए? मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि 3 इस वक्त आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं अपोजिशन में। एक जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलती है, दूसरा जो समाजवादी विचारधारा के साथ चलती है, तीसरा जो कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ चलती है। और अगर आप तीनों देखें तो एक तरीके से बिखरे हुए हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से ममता बनर्जी, वाईएसआर, जगनमोहन रेड्डी, शरद पवार की एनसीपी, ये 3 वो दल हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, और वो कांग्रेस की ही तरीके से दरअसल बिहेव करती है। तो आपका अलग
रहने का कोई अर्थ नहीं है। शरद पवार के 8 सांसद कब टूट जाएंगे किसी को मालूम नहीं। जब शिवसेना के 9 सांसदों पर अगर गाज गिरने वाली है ऐसा लगता है, जब तृणमूल कांग्रेस से लोग भाग सकते हैं, तो फिर और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी है, तो फिर इन तीनों को मिला के एक बड़ा टेंट क्यों नहीं बनाना चाहिए, और ये बन सकता है। मुझे लगता है कि तीनों चारों दलों के बीच में बातचीत खुसमुसाहट फिलहाल चल रही है, जैसा कि मेरी जानकारी है। अब वो कन्वर्ट होता है विलय में, वो अलग तरीके का प्रश्न है। दूसरा, समाजवादी, भाई जब आपने देखा 1989 में जनता दल था, जिसके पास भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें थी, 140 से ज्यादा, बीजेपी तकरीबन 85 या 86 सीट के आसपास थी। उसके बाद जितने धड़ों में समाजवादी टुकड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, फिर उसके अलावा जेडीएस, जेडीयू, एलजेपी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई उस चक्कर में। इनकी विचारधारा लगभग एक है, ये सारी सोशल जस्टिस की बात करती है, सारी सेकुलरिज्म की बात करती है, ये ओबीसी तबके को अपने साथ लाने की बात करती है। तो इनके बीच में भी एक साझा, अगर गठबंधन नहीं बल्कि विलय होकर एक नई पार्टी बन जाए, जिसके पास संसद के अंदर कम से कम 50-60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो एक नई ताकत इनको मिलती है। उसके साथ साथ लेफ्ट में मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पे कोई मतभेद है क्या, और अगर था तो आज की तारीख में उसका कोई अर्थ है क्या? आज तो कोई सोवियत यूनियन बचा नहीं है। चाइना ऑटोमेटिकली इस वक्त कैपिटलिज्म के राह पे चल रहा है। दुनिया के नक्शे से, ईस्टर्न यूरोप से पूरा लेफ्ट गायब हो गया है, और आप एक एमएलए, एक सांसद वाली पार्टी लेके बने हुए हैं, तो उसके रहने का कोई अर्थ नहीं। आप एकजुट होइए, और उसके बाद जो 3 अलग अलग टेंट बने, कांग्रेस का टेंट, समाजवादियों का टेंट और लेफ्ट का टेंट, इनके बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करिए। और साथ ही साथ वैनगार्ड ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी जो राहुल गांधी ने कहा है कि अब हमें आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, परंपरागत राजनीति से हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो फिर हमें एक रेजिस्टेंस करना पड़े। तो रेजिस्टेंस ऐसे नहीं होता है, उसके लिए आपको वैनगार्ड ऑफ द रेजिस्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, जो डेली बेसिस पे बड़े फैसले कर सके, और इस पूरे के पूरे जो विपक्ष है उसको संचालित कर सके, उसको गति प्रदान कर सके। अन्यथा हवा में बातें करते रहेंगे। आज तृणमूल खत्म हुई, कल उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, शरद पवार की पार्टी खत्म हो जाएगी, जगनमोहन रेड्डी खत्म हो जाएंगे, आरजेडी समाजवादी पार्टी 37 सांसद है, कहीं 2 सांसद है, कहीं 5 सांसद, कितने दिन चलेंगे लोग? तो बीजेपी जिस मोड में, इसका मुकाबला आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके ही कर सकते हैं। अगर करने के लिए तैयार है तब तो बचेंगे, नहीं तो मेरा तो साफ तौर माना, आधे नेता जेल के अंदर होंगे और आधों की पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये दर्शकों, आपने आशुतोष जी का मत सुन लिया। तो आपका ये कहना है कि ये 3 टेंट बने, और इन 3 टेंट के अंदर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग आ जाएं, एक संपूर्ण लेफ्ट हो जाए, संपूर्ण समाजवाद हो जाए, और संपूर्ण कांग्रेस हो जाए। जो इसमें जितने फाड़ हैं और छितराव हैं, वो सब छितराहट हट जाए और सब लोग साथ आ जाएं, तभी बात बनेगी। अब देखिए आशुतोष जी, होता क्या है कि राजनीति में या लोकतंत्र में हर किसी के पास ये हक है कि वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी और पहचान, सारा खेल, राजनीति का सारा खेल ही आइडेंटिटी बेस्ड है। तो अगर आरजेडी वही काम उसी फॉर्मेशन में बिहार में कर रही है, अखिलेश उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और अलग अलग लोग उसी सेम आइडियोलॉजी को कर रहे हैं, तो वो एक ऑलरेडी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ हैं। आज भी आप देखिए, ये सारी ग्रुपिंग्स ऑलरेडी एक साथ हैं, लेकिन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी बचाए हुए, कोई किसी के ऊपर, ये क्या है, ये एक लोकतंत्र में सेल्फ प्रेशर ग्रुप का भी काम करता है। वरना क्या होगा कि आज की डेट में ममता बनर्जी, फर्ज कीजिए आपके लॉजिक के हिसाब से मर्ज कर गई कांग्रेस में, तब तो उनकी आइडेंटिटी खत्म। कौन ममता बनर्जी? खामा। अच्छा, इस लॉजिक के हिसाब से अभी 2021 तक ममता बनर्जी चाह रही थी कि कांग्रेस हट जाए, विपक्ष का प्रतिनिधित्व ना करे, क्योंकि वो कोई बहुत पावरफुल काम नहीं कर पा रही है, और रीजनल पार्टीज को सामने आने दें। आपका लॉजिक उसका एकदम रिवर्स है जो आप अभी दे रहे हैं। आज की डेट में आपको नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में बाय किलिंग ममता बनर्जीज टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी ने 2029 में अपने लिए एक चुनौती हटा करके 2 चुनौतियां और खड़ी कर दी हैं। लेफ्ट रिवाइव हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिशन का स्पेस तो देखिए भरेगा। ये सोचना कि ऑपोजिशन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेफ्ट और कांग्रेस अब ये रिवाइवल की ओर नहीं बढ़ेंगे वेस्ट बंगाल में। मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो भी एक संभावना है, और मैं उस संभावना से इनकार नहीं करता हूं। मेरा तो ये कहना है कि देखिए, जंग में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सबसे बड़ी रणनीति क्या होती है?
वो रणनीति जो आपको पहला उसका उसका तत्व क्या होता है? सर्वाइवल। दूसरा तत्व होता है जीत। आज विपक्ष के सर्वाइवल का प्रश्न है। आरजेडी के पास 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब निकल के बीजेपी के साथ चले जाएंगे किसी को नहीं मालूम। 4 में से 3 तोड़ना तो बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं। 37 सांसद में से अगर आप 25 सांसद निकाल देंगे तो वो भी टूट जाएगी। तो जब भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर इतनी तेजी के साथ चल रहा है तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम सरवाइव कैसे करें। और इस सर्वाइवल की दृष्टि से मुझे लगता है कि ये एक रास्ता हो सकता है। देखिए, मैं इसलिए ये बात बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं क्योंकि अगर आप दुनिया के नक्शे पे जितनी भी इवॉल्व डेमोक्रेसीज हैं, जिनका इतिहास 100 साल से 100 साल से ज्यादा का है, वहां क्यों इतना फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटी नहीं है? वहां 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं या 3 है या 4, इससे ज्यादा नहीं। अमेरिका में देख रहे रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट्स है। लंदन चले जाइए तो वहां पे लेबर और टोरीज हैं। तीसरी एक आध पार्टी कभी पैदा होती फिर खत्म हो जाती है। तो और इन दोनों रिपब्लिकन्स को देखिए, डेमोक्रेट्स को देखिए, इनकी एक डिफाइंड फॉरेन पॉलिसी होती है, डिफाइंड इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, डिफाइंड सोशल पॉलिसी होती है और एक डिफाइंड इनका गवर्नेंस का एक लॉजिक होता है। मैं अगर आपसे आज सवाल ये पूछूं कि शरद पवार की पार्टी का डिफाइंड फॉरेन पॉलिसी क्या है, लॉजिक क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या? कुछ भी नहीं है। तो दरअसल ये कहने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी ईगो बहुत बड़ी है, ये अपने स्वभाव में डेमोक्रेटिक नहीं है, इसलिए ईगो की वजह से ये अपनी छतरा के अलग अलग हो जाते हैं और अपना टेंट क्रिएट कर लेते हैं और अपनी पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म कर लेते हैं। ये दरअसल उसकी उपज है। अब मेरा कहना यह है कि देखिए, अगर ममता को सरवाइव करना है तो ममता बनर्जी को एक बड़ा टेंट पकड़ना पड़ेगा। और आप इसमें यह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कांग्रेस के साथ जाइए और एक फंक्शनिंग रिलेशनशिप आप लेफ्ट के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर रखिए और उस लेफ्ट और पश्चिम बंगाल की जो वैनगार्ड ऑफ द रेजिस्टेंस हो वो ममता बनर्जी। मैं ये नहीं कह रहा ममता बनर्जी अपने अधिकार को खत्म कर दे। नेशनल पार्टी के अंदर अगर आप कांग्रेस के अंदर है तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर बने रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन बंगाल आप संभालिए पूरा और पूरे लेफ्ट को और कांग्रेस को सबको साथ लेके चलिए। और साथ का मतलब कांग्रेस और ममता बनर्जी एक हो जाए, लेफ्ट के साथ एक फंक्शनिंग रिलेशनशिप आप रखें और वहां पर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त तरीके से विपक्ष तैयार करिए तो हो सकता है आप सर्वाइव कर जाए। अन्यथा सर्वाइवल का सवाल नहीं। इसी तरीके जगनमोहन रेड्डी, कम से कम 2 दर्जन केसेस तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, वो कभी भी जेल चले जाएं, जिस दिन जेल जाएंगे उस दिन उनकी पार्टी खत्म। कौन चलाएगा उनकी पार्टी को? लेकिन अगर वो कांग्रेस के टेंट में आते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं और फिर कांग्रेस उनको ये ऑटोनॉमी देती है कि आप आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यू बिकम द फेस ऑफ द कांग्रेस इन आंध्र प्रदेश एंड फाइट द बैटल अगेंस्ट द टीडीपी एंड बीजेपी। लाइक सिमिलर थिंग इन महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार, मैं बार कई बार मैंने डेटा देखा है, जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, 2024 का जो 2000 उसके बाद का जो विधानसभा का चुनाव, 2024 का विधानसभा का चुनाव, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का अगर आप वोट शेयर ले लें तो तकरीबन 25% पड़ता है। अब शरद पवार को यह तय करना है कि वो 10% या 12% की एनसीपी चलाना चाहते हैं, 25% की कांग्रेस चलाना चाहते हैं। आप कांग्रेस में आइए, 25% का एक बड़ा ब्लॉक बनता है वोट शेयर का। उससे क्या होता है कि आप देखिए, मैं पॉलिटिक्स में रहा हूं इसलिए मैं इस बात को महसूस करता हूं कि जब कोई बड़ा नेता आपके साथ होता है, वो भी छोड़ दीजिए, जब 25% का वोट शेयर आपके साथ होता है तो आपका कार्डर भी जो है वो उसका जो मनोबल होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ा होता है। और जब अलग अलग धड़ों में बटे होते हैं तो कंफ्यूज स्टेट में घूमता रहता है, वो स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक टेंट बनता है जिसमें तीनों पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस में आके जुड़ती हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट नहीं है या जनरल सेक्रेटरी नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि विद इन दैट स्ट्रक्चर एक फेडरल फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें शरद पवार या उनकी जगह कोई आदमी जो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को लीड करे, ममता बनर्जी बंगाल के अंदर लीड करे, जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में लीड करे, एंड दे शुड हैव अ टोटल ऑटोनॉमी। और जो कांग्रेस का आला कमान है वो नेशनल पॉलिटिक्स को लीड करे। अगर ये फॉर्मूला बनता है तो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप और उनका वोट शेयर इसके बचे रहने की संभावना है। अन्यथा आपने देखा कैसे शिवसेना को
बीजेपी ने पहले तोड़ा, पहले शिवसेना को तोड़ा, 2 धड़े कर दिए, उसके बाद एनसीपी को तोड़ा, 2 धड़े हो गए, और फिर ममता बनर्जी को तोड़ा, 2 धड़े हो गए। अगली बार समाजवादी पार्टी भी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, और धीरे 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 बीजेपी इनको खत्म करेगी ही करेगी। क्योंकि मैं इलेक्टोरल पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी मैं देखता हूं, तो बीजेपी और आरएसएस, उनको फेडरलिज्म में कोई यकीन नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में मानते हैं कि भारत इसलिए 1000 साल तक गुलाम रहा क्योंकि वो अलग अलग खित्तों में बटा हुआ था। इसलिए हमें एक पावरफुल सेंटर की जरूरत है, और ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो रीजनल आइडेंटिटीज हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये दरअसल एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को कमजोर करते हैं, इसलिए इनकी जरूरत नहीं है। गोलवलकर ने तो साफ कहा था, देयर शुड बी यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वन लीडर, वन पार्लियामेंट एंड वन गवर्नमेंट। दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, यहां तो हम तेलुगु माता देखते, बंग माता देखते, पंजाब माता देखते, से भारत माता कहाँ है? तो जो इस स्वभाव से चलती हो पार्टी, वो आइडियोलॉजिकली भी रीजनल पार्टीज के पक्ष में नहीं है, इलेक्टोरली भी उनके लिए बड़ा एक्सपीडियंट, अगर स्मॉलर पार्टीज अगर खत्म हो जाए तो फिर ये कैसे बचाएंगे अपने आप को? सो व्हेन डेथ इज इनएविटेबल, देन व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट। तो मैं समझ गया, आपका ये कहना है कि फ्रॉम अ सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू ये फैसला लेना चाहिए, और ड्रामेटिक फैसला नहीं लिया तो खत्म हो जाइएगा, ये आपका आर्गुमेंट मुझे समझ में आ गया। अब देखिए, ऐसा है कि अगर आइडियोलॉजी की बात कर लेते हैं आशुतोष जी, अगर आइडियोलॉजिकली आपको बीजेपी का या आरएसएस का वन नेशन वन दिस, वन नेशन वन दैट, एक सुप्रीम टॉप एंड देन उस तरीके का सीईओ सॉर्ट ऑफ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन को अगर चैलेंज देना है, आप यूनिटी की बात करते हैं, और अगर आप मॉडल भी बिल्कुल उसी तरीके का प्रस्तुत करेंगे कि हम यूनिटी में विश्वास रखते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्राइसिस आज की डेट में हमको कुछ वैसा ही करना पड़ेगा जो बीजेपी चाह रही है, जो कंसंट्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर, तो ये इट फ्लाइज अगेंस्ट द वेरी आइडियोलॉजी जो ऑपोजिशन जिस चीज में विश्वास रखता है। अच्छा, दूसरी चीज आपने बोला विदेश से कंपैरिजन, फेयर इनफ, मैं मानता हूं लेबर और कंजर्वेटिव्स इन यूके, हाँ, और अगर आप यूएस की बात कर लें तो वहां पर रिपब्लिक्स एंड डेमोक्रेट्स, एक मोटे मोटे आपका पावर सेंटर्स जिनके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। समझ गए बात। हिंदुस्तान, आशुतोष सर, आपसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता, नहीं है इन और देशों की तरह। हमारे यहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि उस डाइवर्सिटी का एक मंचीकरण करना बहुत मुश्किल है, वरना तो कांग्रेस कभी विभाजित ही नहीं होती। वो तो था ना एक बहुत बढ़िया शामियाना, जब देश आजाद हुआ तो एक शामियाना था, एक टेंट था, वो फट फट के रूमाल इसलिए हुआ बिकॉज वो एस्पिरेशंस को उस तरीके से मेजर नहीं कर पाया। तो मेरा लॉजिक ये है आशुतोष जी कि आपको नहीं लगता है कि दो तरीके से आप प्रोलिफरेशन करते हैं अपने पॉलिटिकल विचार का? एक होता है प्रोलिफरेशन थ्रू यूनिफाइंग पॉलिटिकली, कि सारे लोग एक साथ आ जाएं, एक मंचीकरण जिसकी आप बात कर रहे हैं, और दूसरा है प्रोलिफरेशन थ्रू डाइवर्सिफाइंग, जिसमें आप विकेंद्रीकरण करें, जाओ भाई अलग अलग, लेकिन हम एक अम्ब्रेला के नीचे। इंडिया गठबंधन क्या था? वो वही तो एक अम्ब्रेला था कि सब लोग एक साथ आ जाएं। तो ये फॉर्मूला नहीं कामयाब हुआ ना विपक्ष का 2024 में। कहां? बाकी ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन में अभी भी आई हैं। देखिए, एक फंडामेंटल डिफरेंस है बीजेपी में और जो ये बीजेपी के खिलाफ जो शक्तियां हैं। बीजेपी अपने स्वभाव में, अपनी विचारधारा में ये रीजनल आइडेंटिटीज को नहीं पसंद करती। मैंने बताया क्यों नहीं पसंद करती, उसका कारण बहुत साफ है, बहुत उसमें कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति है नहीं। जितना मैं इनके लिटरेचर को पढ़ता हूं उतना मैं क्लैरिटी आती है लिखती। दीनदयाल उपाध्याय तो साफ तौर पर लिखते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। मतलब he has written those words in 1965 जब वो पुणे के अंदर थे, व्याख्यानमाला में शामिल, तीसरे चौथे दिन की व्याख्यानमाला के अंदर उन्होंने बोली थी ये बात, और वो बहुत रिटन डॉक्यूमेंट है, कभी भी आप। और वो भारतीय जनता पार्टी ने 1985 में जब बीजेपी 2 सीटों से खत्म हुई और जब गांधीयन सोशलिज्म को हटा के जब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को एक्सेप्ट किया गया, एडमिट किया गया एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो वो आज बीजेपी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो फेडरलिज्म पर प्रहार करता है, फेडरलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता या कमजोर मानता उसको। तो बीजेपी फेडरलिज्म को कमजोरी मानती है। जब मैं बाकी दलों के साथ आने की बात करता हूं तो मैं उनके एसिमिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करता हूं विद इन अ लार्जर टेंट। अगर आप 1947 के पहले के कांग्रेस के इतिहास को देखें, कांग्रेस वाज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, अ बिग टेंट,
लेकिन उस टेंट में दक्षिण पंथियों की भी जरूरत जगह थी। लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, टंडन जी और गोविंद बल्लभ पंत जैसे दक्षिण पंथियों के लिए भी जगह थी। इवन सरदार पटेल भी दक्षिण पंथियों के साथ एक जमाने में थे। और आपको याद होगा 1950 में जब चुनाव हुआ तो जवाहरलाल नेहरू के कैंडिडेट को हारना पड़ा और टंडन उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष बने थे। पुरुषोत्तम दास टंडन पार्टी के अध्यक्ष बने थे, पीडी टंडन। उसमें जयप्रकाश नारायण भी थे, उसमें राम मनोहर लोहिया भी थे जो समाजवादी विचारधारा को मानते थे, उसमें सुभाष बोस भी थे जो दरअसल वामपंथ से प्रभावित थे और एक तरीके से वामपंथी एजेंडे को लागू भी करना चाहते, जिसकी वजह से उनका गांधी के बीच में जब डिफरेंसेस हुए, क्योंकि गांधी उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, तो 1937-38 के आसपास जो है वो सुभाष चंद्र बोस पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते। खैर वो, तो मैंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एक कोएलिशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स था और यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान अपनी आइडेंटिटी में, उसमें तमिलनाडु भी है और उसमें जम्मू कश्मीर भी है, इसमें पंजाब भी है, इसमें बंगाल भी है, और ये सब मिला के हिंदुस्तान बनाते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी विचारधारा आ जाए जो कहती है कि ये सारी अलग अलग आइडेंटिटीज हिंदुस्तान की कमजोरी का प्रतीक है, इसलिए इनको हमें दूर करना पड़ेगा, और इसके बरक्स एक दूसरी ताकत है जो कहती है ये सारी आइडेंटिटीज हमारी ताकत है और हमें एकजुट होना पड़ेगा, जिसमें आइडेंटिटीज को ऑटोनमस हो। यानी ममता बनर्जी बनी रहे, जगनमोहन रेड्डी बने रहे, शरद पवार बने रहे, उनको कांग्रेस से मर्ज करके अपने आइडेंटिटी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया जानती है कि जब झाड़ू की तिल्लियां अलग अलग होती तो उनको तोड़ना आसान होता है, जब उनको मिला के झाड़ू बनाते तो फिर तोड़ना उसको मुश्किल होता है। तो मैं आइडेंटिटीज के अपने सर्वाइवल के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, यू ज्वाइन द नेशनल मेन स्ट्रीम बट मेंटेन योर ओन एग्जिस्टेंस। nobody's questioning you. तो आशुतोष सर, इंडिया गठबंधन, ये मेरा ये कहना है कि ये एक्सपेरिमेंट जो आप प्रपोज कर रहे हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी विलुप्त मत होने दीजिए, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, लेकिन वो सेम फॉर्मुलेशन 2024 से पहले इंडिया गठबंधन में ट्राई किया गया, जहां पर इन्हीं रीजनल पार्टीज की तरफ से यह कहा गया कि भाई कांग्रेस ज्यादा दादा बनने की कोशिश ना करे, और इधर कांग्रेस की तरफ से ये बोला कि भाई आप भीतराघात करने की कोशिश मत कीजिए, साथ आइए 1:1, और ये सारी चीजें, वो नहीं हुआ। और अगर और संगठित तरीके से होता तो बीजेपी 240 पर थी, हो सकता है और नीचे आ जाती। मेरा बस ये कहना है कि व्हाट मस्ट दैट फॉर्मुलेशन बी। अभी थोड़ी देर पहले आपने आशुतोष जी ये बोला कि देखिए एकदम वाईएसआरसीपी खत्म, टीएमसी खत्म। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तमिलनाडु में, आप जानते हैं डीएमके, एक बार डीएमके ऐसी जीती कि डीएमके का कुछ बचा ही नहीं, और इस तरीके की स्विंग, इनफैक्ट आंध्र प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो जब वाईएसआर कांग्रेस जीती थी तो टीडीपी का कुछ भी नहीं बचा था, और फिर वो वहां से घूमकर, तो ये तो नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स भी तो है इस देश की, कि लोग एकदम, मतलब जिसे कहते हैं ना अमर बेल की तरह, पहले तो फीनिक्स दे विल गो इनटू द एशेस एंड देन राइज फ्रॉम द एशेस। हमने वो भी करिश्मा होते हुए इस देश में देखा है, इस देश की राजनीति में। तो ये मान लेना कि एकदम ही मिट जाओगे और खत्म हो जाओगे, क्या ये आर्गुमेंट सही है? और एक मेरी आखिरी बात, जिसके बाद आप अपनी बात कहिएगा, आशुतोष सर आप ये बताइए, क्या ये फेयर है कांग्रेस की तरफ से आज की डेट में आशुतोष जी उनके फेवरेट लाल होंगे? क्योंकि आप ऐसी बात कह रहे हैं जो कांग्रेस के कानों में मिश्री घोल दे कि सब लोग मेरे अंदर मिल जाएं, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज ये जो पूरी लॉजिक है ये कितना इलॉजिकल है। मतलब कांग्रेस ये चाहती है कि मीडिया भी मेरे जैसे बात करे, विपक्ष भी सब कुछ मेरे में मर्ज हो जाए, कॉकरोच भी जन्म ना लें, सब आंदोलन मैं करूं, मेरी बात सुने, और उसके बाद फिर मैं जीत भी जाऊं, सारी चीजें चल के आपके पास आ जाएं, और तब वो होगी प्री कंडीशन आपके जीतने की। ये विशफुल थिंकिंग नहीं है तो और क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, भारत जो जो द नेचर ऑफ द बीस्ट, आपने चूंकि नेचर का जिक्र किया, इंडियन पॉलिटिक्स का नेचर ऑफ द बीस्ट चेंज हो चुका है। देखिए, इट्स नॉट द सेम बीस्ट जिसको हम देखते थे, जिसको हम कवर करते थे और जिसकी रिपोर्टिंग करते थे। आपने कभी ये देखा होगा कैसा मीडिया हिंदुस्तान में हो सकता है? संकेत, यू नो बेटर देन मी, यू वर्कड इन दिस एनवायरनमेंट, हैव यू एवर थॉट द सच अ ब्रेजन यूज ऑफ एजेंसीज? There used to be use of agencies. I'm not denying that. क्या इस तरीके से होता था कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा लीजिए, रात को 2:30 बजे आप अभिषेक बनर्जी के घर में घुस जाइए और गैस कटर मंगाइए और अंदर जाइए?
I've never seen something like this, and I have spent enough time in journalism. तो नेचर ऑफ द बीस्ट बदल चुका है और उसके पास इतनी इनॉर्मस पावर हो गई है, इनॉर्मस, और ये सिर्फ स्टेट का पावर नहीं है। हम इंदिरा गांधी से तुलना करते, मुझे लगता है कि आज का जो स्टेट है ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे पावरफुल स्टेट है। पावरफुल इस लिहाज से क्योंकि इसके पास जिस जिस अमाउंट का कैपिटल इसके पास है, किसी के पास नहीं होगा। मीडिया का जिस तरीके से सरेंडर है वो किसी के पास नहीं होगा। तो ये नेचर ऑफ द बीस्ट चेंज हो गया है। और प्लस देवा इनकी लीडरशिप एक ऐसे एक आदमी के हाथ में है जिसकी इंस्टिंक्ट ग्लैडिटोरियल है। एवरी इलेक्शन इज फॉट लाइक द लास्ट इलेक्शन, अगर हारे तो मरे, ये सोच है, इसलिए दे ऑलवेज वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। नाउ व्हेन द नेचर ऑफ द बीस्ट हैज चेंज्ड सो मच, then we can't use the old format and the old instrument. No, you can't. जब बाबर अगर बारूद लेके आया था तो आप तीर कमान से लड़ रहे, इसलिए आप जो है वो मरे उस लड़ाई में। पहली बात क्या है कि मैं एकता की बात कह रहा हूं कि अगर आपको इसका सामना करना है, जब आपको मीडिया का सपोर्ट नहीं है, आपको कैपिटल का सपोर्ट नहीं है, आपको एजेंसीज का सपोर्ट नहीं है और स्टेट पूरी तरीके से आपको खत्म करने में तुला हुआ है, तो एकमात्र रास्ता यह है कि सब लोग एकजुट हो जाओ। और एकजुट होने के बाद, और ये सर्वाइवल कांग्रेस के लिए भी मैं ये बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ कांग्रेस से, सिर्फ मैं ममता की बात नहीं कह रहा हूं, मैं जगनमोहन रेड्डी की बात नहीं, मैं कांग्रेस के सर्वाइवल की बात कर रहा हूं। कब 99 सांसद है ना, 66 कब टूट जाए क्या पता, हु नोज। अगर 80 में से 60 निकल सकते हैं तो 99 में से 66 भी निकल सकते हैं। मतलब ये तो 2 मिनट का काम एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए। खाली 10 जगह पे जाके आप एजेंसीज का छापाई तो डलवाना है, या 2 को पकड़ के सड़क पर परेड तो करवाना है, या उनके मुंह पे अंडे ही तो फेंकवाने, 2 मिनट का काम है। तो ऐसे में ये सिर्फ कांग्रेस के फायदे का सौदा नहीं है, ये सारे विपक्ष के फायदे का सौदा है, रीजनल पार्टीज का भी सौदा है, कांग्रेस के लिए भी फायदे का सौदा है। और मेरा ये मानना ये है कि आज से 2 साल के बाद या आज से 6 महीने पहले अगर मैं ये बात कहता तो लोग मेरी बात का मजाक उड़ाते। आज वो ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल रियलिटीज हमारे सामने है जहां इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। जब आप इंडिया गठबंधन के बारे में बात करते हैं तो 24 दल हैं और 24 दल 24 अलग अलग आवाजों में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कम से कम 46 से ज्यादा बड़े संगठन, विद इन आरएसएस की बात कर रहा हूं, बट हैव यू एवर सीन एंड नोटिस्ड दे ऑल टॉकिंग डिफरेंट वॉइसेस? नो। आरएसएस की जो जुबान है वो विश्व हिंदू परिषद की है, वही बजरंग दल की है, वही बीजेपी की है, वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है, वही वनवासी कल्याण आश्रम की है। सबकी एक ही आवाज होती है, एक ही भाषा में बोलते हैं। और आज के जमाने में अगर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सिंगल नहीं हो, सिंपल नहीं है, तो आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते। फिर वो साबित कर देंगे कि दरअसल नेहरू जो है वो अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, या नेहरू ने लेडी एडविना के प्यार में पड़ के हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया था। यू नो, जिस तरीके से जिस एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूं, आप समझिए कि कितने टॉम टॉम से यह साबित करने की कोशिश की गई कि नेहरू से बड़े मोदी हैं, क्योंकि 12 साल वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। व्हाट अ लॉजिक। हमसे आपसे कोई कहेगा तो हम तो हंसते उस पर, लेकिन वो साबित कर रहे हैं इस बारे में। और उनके गाथा में कौन लिख रहा है? एचडी देवेगौड़ा आर्टिकल लिख रहे हैं, अजय नीतीश कुमार आर्टिकल लिख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू आर्टिकल लिख। कैन यू जस्ट इमेजिन? So when you are faced with such a strong beast, a different kind of a beast, with such gladiatorial instinct, you are left with no other option than to come together. और ये एक पार्टी के लिए, सारी पार्टी के सर्वाइवल की बात है। 2029 तक कांग्रेस पार्टी अगर अपनी को अलग रास्ते पर लेके नहीं गई, अगर सबको एकजुट नहीं किया, तो मैं तो ये भी कहने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस पार्टी सर्वाइव करेगी, इसमें आपको मुझे संदेह होगा। कब राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को जेल के अंदर डाल देंगे और ये कंसेंसस बना के डालेंगे कि इनसे बड़ा करप्ट इस देश के अंदर कोई नहीं है, और लोग मान लेंगे इस बारे में, कोई सड़क पर नहीं उतरेगा। यू नो, सो भाई, जब आप अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर जेल में डाल सकते हैं और कोई आदमी दिल्ली में नहीं उतर रहा है, जब आप हेमंत सोरेन को जेल में डाल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर सकते हैं और कोई सड़क पर नहीं उतरता है, तो आज के जमाने में एक ही रास्ता है, सारे लोग मिलकर एकजुट होइए और सिंगल लाइन कम्युनिकेशन रखिए, किसी तरीके का कंफ्यूजन मत रखिए और एक साथ इनसे लड़ने की कोशिश करिए, तब तो आप सरवाइव करेंगे।
मैं अभी भी जीत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सर्वाइवल की बात कर रहा हूं। जब 25 पार्टीज होती हैं, अलग अलग सुर होते हैं, तब आप उस पार्टी से नहीं लड़ सकते जिसका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सिंगल होता है और सिंपल होता है। और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जो है प्रोपेगेंडा है, मीडिया तो है ही, लेकिन द सिंप्लिसिटी ऑफ मैसेज है। आप जैसे ही कोई बात कहेंगे तो मंदिर यहां नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा, और ये बात सबको समझ में आ जाए, मंदिर तो हिंदुस्तान में बनना चाहिए। यू नो हाउ सिंपल इज द लैंग्वेज। मंदिर यहां नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा। ये अगर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदू यहां रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मुसलमानों के लिए बहुत सारे देश हैं। सच अ सिंपल आर्गुमेंट। अच्छा, मैं And you will इसका also एक tend to believe. उलट आर्गुमेंट आपको दे रहा हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सिंपल मैसेजिंग, तो अलग अलग रीजनल आइडेंटिटीज होते हुए भी एक अपनी सिंपल मैसेजिंग और सिंपल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया जा सकता? ये क्यों नहीं जनता को कन्विंस किया जा सकता कि एक चीज के अलग अलग पहलू भी हो सकते हैं जवाब देने के? जरूरी नहीं है ना कि मैं आशुतोष जी से 100% एग्री करूं, या आशुतोष जी 100% सही हो और मैं 100। ऐसे तो समाज में कोई चीज नहीं होती। ये तो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लागू हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि सरकार ने सारे ही बुरे काम किए हैं। ये नहीं, बिल्कुल नुआंस, हाँ, अगर आप नुआंस पसंद नहीं होंगे तो फिर तो जो आप प्रपोज कर रहे हैं आशुतोष जी, नेचर ऑफ द बीस्ट के चक्कर में, तो आप बिल्कुल एक दूसरा पावर सेंटर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। ठीक उस इंसान से लड़ते लड़ते या उस व्यवस्था से लड़ते लड़ते, मतलब जिस व्यवस्था से आप लड़ रहे हैं वैसी एक पैरेलल व्यवस्था क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। देयर इज नो चेंज। यू कैन से दैट। पहली बात तो ये कि देखिए यहां न्यूआंस डिबेट की कोई जगह ही नहीं बची। आप टीवी डिबेट अगर देख ले तो आपको न्यूआंस डिबेट नहीं होती, वहां मां बहन की गालियां होती हैं। सो जब डिबेट का लेवल इतना भोथरा हो गया हो तो हम न्यूआंस डिबेट की बात नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि हर संगठन का एक अनुशासन होता है, और संगठन अनुशासन पे ही चलता है। देयर शुड बी अनुशासन का मतलब मिनिमम अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये 5 चीजें हैं जो हम करेंगे और ये 5 चीजें हम नहीं करेंगे। जब आप एक संगठन का जब आप एक संगठन के सदस्य बनते हैं तो आपको उस अनुशासन का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप अलग अलग संगठन है तो फिर आप अपनी बातों को उनसे मनवाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। और इसलिए कहना बहुत आसान है कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कल वहां कांग्रेस पार्टी ने कोई बात कही और अखिलेश यादव ने उसके उलट कोई बात कह दी, मान लीजिए, तो कांग्रेस किस मुंह से अखिलेश यादव को कहे कि भाई साहब ऐसा बात करेंगे तो दिक्कत पैदा होगी? वो पलट के बोलेगा आप कौन? लेकिन अगर आप एक टेंट में होंगे, मान लो ममता बनर्जी सब एक साथ आ जाते हैं और कोई सहमति बनती है, तो कम से कम जो उस टेंट का लीडर होगा वो ये तो कहेगा भाई साहब इसमें सहमति तो ये बनी, तो आप कृपया ऐसा ना बोले, ये ठीक बात नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूं वो बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। संगठन हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों का जुड़ना, संघीय शक्ति की जो बात है वो हमेशा आपको ताकत देता है। जब एनसीपी और कांग्रेस अलग अलग है तो 12% वोट के हकदार है, कोई 13% वोट का हकदार है। जब एक साथ आते हैं तो 25% हो जाता है, और ये 25% की मौजूदगी जनता के अंदर भी भरोसा देती है कि आपस में लड़ेंगे नहीं, और ये तब इसमें एक्स्ट्रा 3-4% आशुतोष जी, अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन है कि 12 और 12 जुड़ के 24 हो गए। क्या पता जो लोग शरद पवार को वोट ही इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस से पूरी तरीके से सहमत नहीं है और इस वजह से वो साथ में, और जब ये दोनों साथ आएंगे तो कोई छिटक करके कहीं और किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाए। आप और हम जानते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे 2+2 आप नहीं कर सकते। एक सिंपल कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। आपका आर्गुमेंट में दम है, मैं आपके आर्गुमेंट को मैं पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वो ये कहता है कि जब आप 2 और 2 होंगे तो वो 2 और 2 4 भी हो सकता है, 2 और 2 22 भी हो सकता है। हो सकता है 2 और 2 3 हो जाए, आई एम नॉट डिस्काउंटिंग दैट, बट मेरी नजर में वो 2 और 2 4 या 2 और 2 22 इसकी संभावना मुझे ज्यादा होती, क्योंकि ये मेरा पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं या समझता हूं ग्राउंड पे जाके कि लोग उस पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं जो जीतती हुई दिखाई पड़ती है, या सेकंड मोस्ट वो पार्टी है जो जीतती हुई पार्टी को हराने की स्थिति में मौजूद होती है। जब अलग अलग स्प्लिंटर्ड ग्रुप होते हैं, एक जगह अगर 5 लोग चुनाव लड़ रहे होंगे तो
ज्यादा से ज्यादा 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में चर्चा होगी, बाकी तीसरे चौथे पांचवे बारे में चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर वो 3-4 मिलके या 3-4-5 मिलके अगर 2 में हो जाते हैं तो दूसरे के बारे में लोग सोचने लगते हैं, हाँ यार ये जीत सकती है, इसकी ताकत बढ़ गई, तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है। मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, ना मैं नॉस्ट्राडामस हूं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। पॉलिटिक्स वैसे भी अरिथमेटिक नहीं होती, पॉलिटिक्स अरिथमेटिक प्लस केमिस्ट्री होती है। तो लेकिन इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है, अगर कोई दूसरा रास्ता हो तो उसके बारे में भी चर्चा की जा सकती है। जब मैं 3 टेंट के बारे में बात कह रहा हूं तो फॉर अ बेटर कोऑर्डिनेशन, फॉर बेटर डिसिप्लिन, फॉर बेटर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन और बेटर डिस्पोजल ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो, आप सारे रिसोर्सेज को पूल कर लीजिए और फिर उसका आप क्योंकि आज की तारीख में जो विपक्ष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। उनके पास रिसोर्स ही नहीं, क्योंकि जो आदमी उनको डोनेशन देने के बारे में सोचता है उसके घर ईडी पहले पहुंच जाती है, इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं। तो जो कुछ भी है उसका मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कैसे कर सकते हैं, जब सब लोग अपनी अपनी रोटियां एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो उसका बेटर रैशनलाइजेशन भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट आई एम ओनली सेइंग इट, इफ यू हैव टू फाइट अ बैटल हार्डन victorious army, you have to prepare yourself and make and get into that thinking that yes, we are together, we can fight and we can win. Unless fragmented रहेंगे तो वो थॉट कभी आता ही नहीं। छोटे अब सीपीआई दी राजा हैं, वो कभी सोच ही नहीं सकते हम चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो सीपीएम के साथ मिलते हैं, सीपीएम कांग्रेस के साथ मिलती है, तो डी राजा कभी ये सोच हो जाती है, नहीं हरा सकते। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो आई एम ओनली एडवोकेटिंग दैट, नथिंग मोर नथिंग लेस। समझ गया। तो दर्शकों, आपने ये आर्गुमेंट सुन लिए हैं। आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी बात बोली जा रही है जो एक नॉर्थ है और एक साउथ है। यहां पर एक आर्गुमेंट जो आशुतोष जी की तरफ से दिया जा रहा है वो एक विलय की ओर, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ओर इशारा करता है कि अब वो समय आ गया है कि बजाय इसके कि 50 पार्टियां, उसके बजाय आप 1 या 2 या 3 फॉर्मेशन रखें जिसके अंदर ही सब कुछ हो और बहुत जबरदस्त उनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो। मेरा यह मानना है दर्शकों। संकेत एक छोटी, आई एम सॉरी मैं बताना भूल गया। कोई दिक्कत नहीं। 1977 में इंदिरा गांधी को हराया था क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी मर्ज होकर जनता पार्टी, और इवन जनसंघ ने अपनी आइडेंटिटी डिसॉल्व की। जस्ट इमेजिन, बिकॉज वो सर्वाइवल की लड़ाई थी। जो कांग्रेस से निकले, जो लोकदल से निकले, जो सोशलिस्ट थे, उन सब ने अपनी आइडेंटिटी मर्ज करके जनता पार्टी बनाई, एंड देन सी व्हाट द रिजल्ट वाज। 1989 में भी जो जनता पार्टी से निकले हुए सोशलिस्ट लोग थे, उन्होंने जनता दल बनाई थी, एंड लुक व्हाट हैपेंड, एंड आफ्टर दैट सब बिखर गए। आई एम सॉरी आई इंटरवीन्ड। आपने एकदम सही बोला। मैं अपने कंक्लूजन में यही बोलता कि जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इतिहास में हुआ नहीं है, लेकिन फिर उसका हश्र क्या हुआ है हमने वो भी देखा है। इस देश के नेचर में है, इस देश में एक बागी स्वर लोगों के अंदर बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, इस वजह से आप भी एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म लेके बैठे हैं, मैं भी एक इंडिपेंडेंट। हम लोग नहीं कंफर्म कर रहे हैं टेलीविजन चैनल्स को या फिर एक लाइन को। तो ये इस देश के कण कण में है, और ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि लोग सब साथ आ जाएं, आएंगे भी तो फिर उनको अपनी अपनी आजादी इतनी प्रिय होगी कि वो फिर बिखरेंगे। हम उसको बिखराव की, इससे ज्यादा अच्छा एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो मुझे दिखता है कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग इंडिया गठबंधन के अंदर ही बनाने का समय आ गया है कि अब आप उन वेस्टेड इंटरेस्ट को पूल करें, जिसमें आप अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी और अपनी आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी को अलाइन करें, ताकि यह भी ना हो कि आपने कुछ खो दिया, विलय करके आप मिट गए, वो भी ना हो। एट द सेम टाइम एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन जाए 2029 से पहले। ये मेरा तर्क था। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष सर, बहुत शानदार, मजे आए। ना कोई चीखा, ना कोई चिल्लाया, और ढंग से बात हो गई। देखो, हम लोग तो उस टीवी डिबेट से निकले हुए जहां कोई चीखता चिल्लाता नहीं था, कोई किसी को गाली नहीं देता था। तो ये अब जो हो रहा है ये तो एबरेशन है, ये दिस इज नॉट द रूटीन, दिस इज नॉट रेगुलर। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू।